क्वेश्चन नंबर 4, पीक्यू लिमिटेड का P&L दे रखा है आपको, सेल है, COGS है, GP है, एडमिन एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है, और नीचे दे रखा है हमने COGS कैसे निकाला है, उसमें मटेरियल है, वेजेस है, डेप्रीसिएशन है और फिनिश गुड है 10% COGS का, मतलब COGS 170 है तो उसका 10% फिनिश गुड है, कितना है 17,000। इसमें ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें P&L खत्म होने के बाद एक लाइन दे रखी है कि द अबव फिगर रिलेट टू ओनली फिनिश गुड्स नॉट टू WIP, मतलब ऊपर जो फिगर दे रखी है वो सिर्फ फिनिश गुड्स से रिलेट करती है, WIP से रिलेट नहीं करती। मतलब ऊपर अगर जो मटेरियल दे रखा है तो वो किसका मटेरियल है, सिर्फ फिनिश गुड का। वेजेस दे रखी है वो भी किसकी वेजेस है, सिर्फ फिनिश गुड, इसमें WIP का डेटा इंक्लूड नहीं है। तो अब इसको तुम मिसिंग मानो कि क्वेश्चन को घुमाने के लिए ऐसे बनाया है। मतलब जैसे एक तो होता है कि अपन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ते हैं तो ऐसा होता ही है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में कि हमसे कुछ चीज़ मिसिंग होती है, ये होती है, ठीक है। और एक होता है कि ये कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमने पूरा मटेरियल खरीदा हो और सारा मटेरियल हमारे दिमाग में है, सिर्फ WIP का मटेरियल हमारे दिमाग में नहीं है या हम उसको लेना भूल गए। तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि ऊपर जो डेटा है इसमें फिनिश गुड का WIP का डेटा शामिल। एक बार फ़ोन करके पूछ ले वापस से कि अगर फ़ोटो ना हो तो तू खिंचवाने ले जा, वाइट बैकग्राउंड में चाहिए फ़ोटो, ठीक है। हाथों हाथ निकाल के दे देगा 4 फोटो। चलो अब फिनिश गुड नहीं है, फिनिश गुड का डेटा है, WIP का नहीं है। गुड्स इक्वल टू 15 ईयर्स प्रोडक्शन इन टर्म ऑफ WIP, मतलब 15% जो हमारा यूनिट है वो किस में रहता है, WIP में। मतलब WIP हमारा 15% है, ठीक है। लेकिन WIP में हम लोग जानते हैं मटेरियल हम पूरा लेते हैं, बाकी की चीज़ें आधी लेते हैं। लेकिन इसने ब्रैकेट में बोला है इन टर्म ऑफ फिजिकल यूनिट विल बी इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज फुल मटीरियल बट ओनली 40%, मतलब हम मटीरियल तो पूरा लेंगे लेकिन बाकी के खर्चे कितने लेंगे, 40% लेंगे। कंपनी बिलीव इन कीपिंग मटीरियल इक्वल टू 2 मंथ कंजम्पशन इन स्टॉक, मतलब 2 महीने का जो स्टॉक है वो हम 2 महीने का जो कंजम्पशन है वो हम स्टॉक में रखते हैं। मतलब ये किसका, रॉ मटीरियल का है, क्योंकि मटीरियल की बात करिए तो 2 महीने का मटीरियल हमारा किस में रहता है, स्टॉक में रहता है। ऊपर फिनिश गुड के लिए बोला था 10%, WIP के लिए बोला 15%, मतलब मटीरियल महीने के हिसाब से दे रखा है और WIP और फिनिश गुड परसेंटेज में दे रखा है। ऑल एक्सपेंसेस हम 1 महीने एडवांस में दे देते हैं। ऑल एक्सपेंसेस को भी हम अंडरलाइन कर लेंगे, मतलब अभी जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे जो इसमें बनी हुई भी है हम थोड़ा सही करके बनाएंगे उसको, क्योंकि जो इसने कॉस्ट शीट बना रखी है उसमें पूरा डेटा नहीं है। तो उसमें जितने भी खर्चे होंगे मटीरियल को छोड़ के वो सारे खर्चे हम एडवांस में पे कर देते हैं। कैसे पे कर देते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस, 1 मंथ एडवांस, 1 महीने के एडवांस में पे कर देते हैं। नेक्स्ट, सप्लायर जो मटेरियल का है वो 1.5 महीने की क्रेडिट देता है, मतलब क्रेडिटर हमें कितने महीने की क्रेडिट देता है, 1.5 महीने की। सेल 20% तो किस में होती है, कैश में, और बाकी की किस में होती है, क्रेडिट में होती है। और क्रेडिट कितनी है, 2 महीने की क्रेडिट है। कितने महीने की क्रेडिट है, 70% इनकम टैक्स हम एडवांस में पे करते हैं, और एडवांस कैसे पे करते हैं, क्वार्टरली, और 8,000 रुपये हम कैश में रखते हैं, और 10% हम एडिशनल जोड़ेंगे कंटीजेंसी का। किसका जोड़ेंगे, कंटीजेंसी का। तो बच्चों हम लोग जो पूरा स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल का बनाएंगे उसमें आएगा तो सब वही कि सबसे पहले क्या लेंगे हम, करंट एसेट्स, उसमें सबसे पहले लेंगे हम स्टॉक ऑफ मटीरियल, फिर लेंगे हम स्टॉक ऑफ WIP, फिनिश गुड, प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि सारे खर्चे 1 महीने एडवांस में दे देते हैं, वो प्रीपेड, और उसके बाद लेस करेंगे क्रेडिटर्स को, तो करंट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, उसमें 10% कंटीजेंसी का ऐड कर देंगे। लेकिन कुछ वर्किंग नोट बनाएंगे हम, तो जल्दी जल्दी देखते चलना। वर्किंग नोट 1, सबसे पहले जो इसने मटीरियल दे रखा है वो कितना है, मटीरियल दे रखा है कितना, 84,000 का। कितने का, 84,000 का। अब ये जो 84,000 का मटीरियल इसने हमें दे रखा है, इस मटीरियल में WIP का डेटा इंक्लूड नहीं है, मतलब WIP में जो मटीरियल लगता है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो WIP में कितना मटीरियल लगता है, 15%, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ऐड करूं मटीरियल इन WIP तो वो कितना है, 84,000 का 15%, 12,600। तो उस हिसाब से हमारा टोटल मटीरियल जो आता है 96,600, ठीक है। इस पे जो तुम लोगों की एक चर्चा है वो कर लेते हैं कि अगर हम इसको तरीके से देखें तो ऐसा भी माना जा सकता था कि अगर ये 84,000 में WIP इंक्लूड नहीं है तो ये 85% की वैल्यू है, तो पूरे 100% की वैल्यू कितनी होती, तो हम डिवाइड करते इसको 85 से और इनटू करते 100 से। इन दैट केस मटीरियल कितना आता, 98,000
823, ठीक है। अगर मैं इसको 85 की वैल्यू मान के चलता तो वो कब होता कि जब मैं ये मानता कि एक्चुअल में ही ये मटेरियल में वो 15% इंक्लूड नहीं है। और यहाँ पे अपन ने किस तरीके से सॉल्व किया कि एक क्वेश्चन के हिसाब से घुमाने के लिए हमें ऐसा दिया गया है कि 84,000 का मटेरियल है। अब तुम मान लो जितना भी मटेरियल है उसका 15% WIP में भी पड़ा होगा, तो इतना मटेरियल है तो उसका 15% किस में पड़ा होगा, प्रोसेस में पड़ा होगा, WIP में पड़ा होगा। उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया। हालांकि अगर मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो आया हुआ क्वेश्चन है तो कुछ ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते, और दो तरह के आंसर अवेलेबल भी नहीं है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ MR अग्रवाल में भी है तो वहाँ पे भी इधर तो 15% ही लेता है वो सीधा सीधा, ठीक है। बस वो वेजेस में जाके चेंज कर देगा अभी, जो तुम्हें यहाँ ट्रीटमेंट है और जो वहाँ ट्रीटमेंट है, बाकी ये तो बिल्कुल सेम है। तो इस चक्कर में कोई रिस्क नहीं ले सकते। अदरवाइज 85% मान के करूँ तो वो तरीका भी मुझे तो सही लगता है कि अगर इसमें 15% नहीं है इंक्लूड तो ये कितने की वैल्यू है, 85 की वैल्यू है, तो पूरे 100 की कितनी होगी, डिवाइड बाई 85 इंटू 100। नेक्स्ट, अब रॉ मटेरियल का स्टॉक मेरा कितने महीने उलझा रहता है, ये टोटल मटेरियल है, इसका मेरे रॉ मटेरियल महीने में दे रखा था, कंपनी कीप मटेरियल इक्वल टू 2 मंथ, 2 महीने का कंजम्पशन में रहता है, तो ये 2 महीने का 16,100। अब बच्चों जब मैं स्टॉक ऑफ WIP लूंगा, क्या लूंगा, WIP, तो उसमें मैं मटेरियल पूरा लूंगा, वेजेस और ओवरहेड, ओवरहेड तो है ही नहीं शायद। COGS में देखो क्या क्या है, सेल के बाद COGS दे रखा है, नीचे COGS में मटेरियल है, वेजेस है और डैप है। ओवरहेड में ही आता है डैप भी, लेकिन लेंगे नहीं क्योंकि डैप हमारा नॉन कैश आइटम, तो सिर्फ हम क्या लेंगे, मटेरियल और वेजेस। अब वेजेस ऊपर कितनी दे रखी है, 62,500, कितनी दे रखी है, इसमें भी WIP की वेजेस नहीं है, तो हम लोग पहले WIP की वेजेस निकालेंगे, कितनी होगी, तो वर्किंग नोट 2 वेजेस एंड अदर एक्सपेंस इन WIP। आपकी जो वेजेस है वो कितनी है, 62,500, इसमें से 15% WIP की वेजेस है 9375, और हम उसको लेंगे WIP में सिर्फ कितनी, 40%, तो इंटू कर दो कितनी, 40%, कितनी, 3750। अब यहाँ पे और वहाँ पे फर्क है बस कि वो ये कहता है MR अग्रवाल में कि इसका 15% अगर वेजेस है तो वेजेस तो हमारी पूरी लगी है ना WIP में। अब आपका वर्किंग कैपिटल में लेने का क्राइटेरिया यह है कि आप 40% को कंसीडर करते हो, तो आप यहां पे 40% लो। जब आप वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाओ, जब कोई आपसे पूछे कि वेजेस लगी कितनी है तो वो 15% तो पूरी इंक्लूड करो, तो वो वहां और यहां कंसेप्चुअल फर्क है, ठीक है। और मुझे वो ज़्यादा सही लगता है, और इतने बार मैं वो क्वेश्चन उधर सेकंड ईयर में करा भी चुका हूँ, तो मेरे को तो वही फिगर याद आ जाती है बार बार, ठीक है। लेकिन ये कल तुम्हारा इसमें देखा मैंने अभी, तो इसमें ये 40% को ही इधर लेता है और उधर लेता है, ठीक है। बट जो भी है इंस्टीट्यूट का है, मानना पड़ेगा, ठीक है। 62,500 का 15% किस में लगता है, वेजेस में। ये सुन लो एक बार वापस से, ये जो वेजेस है कंप्लीट नहीं है पहले तो ये बात, क्योंकि इसने बोला है ऊपर जो वेजेस दे रखी है वो उसमें WIP का डेटा इंक्लूड नहीं है, तो मैंने उसको 15% निकाल के WIP का डेटा इंक्लूड किया, तो जैसे इसका 15% निकालूंगा तो इट विल बिकम कंप्लीट वेजेस। जो वेजेस गिवन थी वो अधूरी थी, 15% जोड़ के कंप्लीट होगी। अब मेरा क्राइटेरिया क्या होता है कि मैं WIP में पूरी वेजेस को इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है ये स्टेटमेंट बनाने का कि मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना पैसा मुझे वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए अपने हाथ में रखना पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूं कि WIP में वेजेस पूरी थोड़ी लगती है, आज लगती है, ठीक है, तो उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद देनी है, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद देनी तो भले पूरी है, लेकिन बाद में देनी है ना, तो मैं पूरे पैसे की अकाउंटिंग आज ही क्यों करूं, मैं कम रखूं अपने पास। सेम ऐसे ही जब मैं फिनिश गुड निकालता हूं तो उसमें तो माल पूरा लगता है, ठीक है। डेटर से जब मेरे को पैसे लेने होते तो पूरे लेने होते हैं, लेकिन कैश कॉस्ट कंसेप्ट में अंदर क्या करता हूं मैं, प्रॉफिट को हटा देता हूं, डेप्रिसिएशन को हटा देता हूं, ठीक है। कुछ चीजें एडमिन और सेलिंग के खर्चे सिर्फ सेल में लेता हूं, फिनिश गुड में नहीं लेता, लेकिन वो खर्चे लगते तो है ना। तो वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट क्या कहता है कि खर्चे को जितना कम हो सकता है उतना कम करके देखो, कम भी नहीं बोलूंगा, कम गलत वर्ड बोल गया मैं, जितना एक्चुअल में लग रहा है, जितना आपको लगता है कि इतनी रिक्वायरमेंट मेरे को कैश कैरी करनी चाहिए, उतनी मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैश कैरी करने के लिए स्टेटमेंट बनाता हूं। बट मैं कहूं कि जो यहां पे बनाया जा रहा है वही लग रहा है तो वो गलत है, लग तो कुछ और ही रहा है। ये तो मैं ये बात कर रहा हूं कि मेरे को डे टू डे एक्सपेंस मीट आउट करने के लिए अपनी जेब में कितना कैश कैरी करना चाहिए, तो उस हिसाब से ये तरीके बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो लोग कहते हैं कि भैया वेजेस तो पूरी लगी है, आप इधर भले 40% लो, लेकिन जब वेजेस लगाने की बारी आए तो पूरी लगाओ,
लेकिन यहाँ पे तो वो ऐसे भी नहीं करेगा। ये तो क्या करेगा, ये हो गया तुम्हारा। पहले देखो यहाँ वेजेस कितनी लेनी, कितनी आएगी है 37। उसी तरीके से मटेरियल कितना लगेगा WIP में, मटेरियल इन WIP, ठीक है। मटेरियल कितना लगेगा, ये वही 15% तुमने लिया है 12,600, तो कितना लगेगा, तो टोटल आपका जो WIP आएगा 16,300। तो यहाँ पे ये स्टॉक ऑफ WIP 16,300 एज पर वर्किंग नोट 2। क्लियर है, ठीक है। फिर अगर इसके अंदर अपन लोग वही वाला क्राइटेरिया तुम्हारा 85% वाला फॉलो करते तो डिवाइड बाय 85 × 100 करते तो 98 समथिंग आता, 98 में से 84 हटा देता तो जो बचता वो कौन सा वाला आता, WIP का। यहाँ पे हम लोगों ने WIP 84 के ऊपर लिया है तो 15% कितना आ गया 12,600, ठीक है। अगर तुम इसके ऊपर 15% लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा 12,600। और अगर तुम 85 वाले क्राइटेरिया से चलते हैं तो भी तुम इसका और इसका डिफरेंस लेते हैं तो वो कितना आता, जो भी डिफरेंस आता वो, लेकिन वो 15% तुम इसके ऊपर भी अप्लाई करते तो तुम्हारा आंसर सही बैठता। यहां पे तो मैं क्या कह रहा हूं, धीरे धीरे बोलता हूं। अगर मैं एक बार 96,600 का 15% करो, जबकि लिया कितना है मैंने, क्योंकि वो 12,600 किस पे लगा है, 84 पे लगा है। अगर मैं 84 को 85% मान के करता तो डिवाइड बाय 85 × 100 करता 98,823। फिर मैं 98 का 15% लेता तो कितना आता, और इसका और 84 का डिफरेंस भी कितना आता, वही आता ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो हर तरीके से सही बैठता, लेकिन मैं वो वैसे कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है। हम इसका 15% ले रहे हैं, ठीक है। और जब हम इसका, कल यही चीज थी, अगर मैं 84 का 15% ले रहा हूं, सुनो 84 का 15%, तो फिर मेरे को यहां पे भी वही 15% एज इट इज लेना पड़ेगा कि जो मटेरियल मेरा WIP में लगा है, ठीक है। मैं यहां पे अगर क्रॉस कैलकुलेशन करूंगा तो गलत बैठेगा। जैसे अगर मैं इसका 15% ले लूं तो गलत आएगा, फिर वो तो इसका 15% तुम्हारा 14,000 आया, जबकि लगा कितना है 12, माना मैंने 12 है तो 12 ही लेंगे अपन लोग। क्लियर है, ठीक है। चलो ये WIP का आ गया, ये मटेरियल का आ गया। अब क्या लेते हैं, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब एक लफड़ा है, क्या लफड़ा है, हमारा फिनिश गुड लेने का तरीका क्या है, हम सारी कॉस्ट लेते हैं और 1 मंथ 2 मंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसने फिनिश गुड मंथ में नहीं दे रखे, इनका क्राइटेरिया ये फिनिश गुड लेते हैं COGS का 10%। नीचे देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में कैसे लेते हैं, तो मतलब मुझे फिर COGS निकालना पड़ेगा, और COGS का जो तरीका इसने बताया वही लेना पड़ेगा। इसने क्या लिया है COGS में, मटेरियल लिया है, वेजेस ली है, डेप तो हम लेते नहीं है, और उसका क्या लिया है 10%। और COGS में आप लोगों को पता है क्या तरीका होता है, कॉस्ट शीट का ओपनिंग WIP ऊपर ऐड होता है, क्लोजिंग WIP लेस होता है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी क्योंकि कॉस्ट शीट के हिसाब से चल रहा है। अभी तक हम क्वेश्चन में कैसे करते थे, फिनिश गुड में मटीरियल लग रहा होता था, लेबर लग रही होती थी, जो भी लग रहे होते सबको टोटल करते थे, और वो बोलता था 1 महीने का फिनिश गुड हम अपने पास कैरी करेंगे तो 1/12 कर देते थे, 2 महीने का बोला 2/12 कर देते थे। ये मंथ में नहीं बोल रहा है, ये परसेंटेज में ले रहा है। परसेंटेज भी किसका ले रहा है, COGS का। तो जो COGS की हमें बता रहा है उसका हमें परसेंटेज लेना पड़ेगा, 10% 12% जो भी होगा, उसके लिए पूरा COGS निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट 3। अब COGS निकालने के लिए मैं पहले लूँगा डायरेक्ट मटीरियल जो लगा है वो अधूरा डेटा नहीं, जो इसका है वो गलत डेटा है, पूरा वाला 96,600। इसमें मैं ऐड करूँगा वेजेस कितनी 62,500 और ये 3,750। 66 कितनी आएगी है 66,250। क्लियर। और अब हाँ बेटा, यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही तो फर्क है। उधर ये कल अपन ने यही तो किया था, देखो इसके आंसर में ये नहीं लेगा ये। वर्किंग तुम्हारा पेज नंबर 9.132 खोलो, पेज नंबर 9.132 खोलो। खोल लिया, हाँ 133 पे बना हुआ है, सॉरी। वहाँ मटेरियल देखो 96 और वेजेस देखो 66,250। यही तो रोना है,
और ये एमआर अग्रवाल की बुक में बिल्कुल सही ले रखा है, 15% ऐड करके लेगा। ये एक जरा सी चीज के चक्कर में तो वापस करा रहा हूं पूरा। और इनका क्या है, एक सबसे बेकार चीज क्या है कि कोई चीज को क्लैरिफाई करने का कोई पोर्टल अलग नहीं है। मतलब जैसे तुम्हारे लिए मैं एक पोर्टल हुआ ना कि कुछ भी आया पूछ लिया, तो मेरे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए क्लैरिफाई करने के लिए। इनका कुछ है ही नहीं। एक इन्होंने सड़ी सी चीज डाल रखी है मेल, जिसका जिंदगी जमाने में कोई जवाब नहीं आता, ठीक है, और जो जवाब आता है वो और कंफ्यूज करने वाला होता है। एक दो बार आए जवाब, ठीक है, लॉ के अंदर भेजे थे कुछ चीज के जवाब आए, इतने बढ़िया जवाब आए कि सवाल पे से विश्वास उठ गया, ठीक है। कुछ पोर्टल नहीं है, कुछ पोर्टल के ग्रीवांसेस के लिए कुछ एक प्रॉपर पोर्टल होना चाहिए कि कहाँ पूछे ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर मैं 95 to 98% चीज़ें कंसेप्चुअल चल रहा हूँ और 2% जगह पे भी मैं ये बोलता हूँ ना कि इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा हूँ, तो दिल मानता नहीं है। लेकिन करूँ क्या? अभी मैं अपनी यहाँ पे कुछ टीचरों की एडी लगाने की आदत होती है, बोल देते हैं ये काटो, गलत है जो मैं करा रहा हूँ काटो। मैं भी कर सकता हूँ, ये एमआर अग्रवाल में तो 15% ही ले रखा है, ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। नंबर कट जाएगा तो नुकसान तो बच्चों का होता है। टीचर से अड़ाअड़ी करने से कुछ मतलब, इंस्टीट्यूट से अड़ाअड़ी करने से तुम बस शेख ही मार सकते हो, अपने आप को ऊंचा दिखा सकते हो। कुछ लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। हम जब टीचिंग में पढ़ते थे, एक सर था, उनका अकाउंट्स में बहुत नाम था, बहुत नाम। 3 घंटे की क्लास में वो 2.5 घंटे सिर्फ इंस्टीट्यूट को गाली देते थे। लिटरली बता रहा हूँ, मतलब मैं अभी, ठीक है, वीडियो चल रहा है, लेकिन तुम शायद उनको फाइनल में आके जान ही जाओगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुम 90% तुम में से जो बच्चे हो फाइनल में उनका ही लेक्चर भी लोगे, क्योंकि नाम ही इतना है उनका। 23 से 25 हज़ार रुपये अकाउंट्स पढ़ाने के लेते हैं, और तुम उनका लेक्चर देखना, मेरी बात याद रखोगे, 3 घंटे में 2.5 घंटे वो इंस्टीट्यूट को गाली देंगे, ये तो गलत है, ये गलत है, इसको ऐसे करो जैसे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। 60 से ऊपर नंबर नहीं आते किसी के, ठीक है। चलो चलो देखो भाई, इधर देखो, ये इन्होंने ऐसे किया है, 15% पूरा आना चाहिए था। वर्किंग कैपिटल में आप 40% लो, समझ में आता है, लेकिन वेजेस तो आपकी पूरी 15% ही लगी होगी ना। आप उसको 40% करके ले रहे हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि वेजेस पूरी एक साथ नहीं लगती है। कैसे लगती है? टुकड़ों में लगती है। आज लगी होगी, फिर 15 दिन बाद लगी होगी, फिर 15 दिन बाद लगी होगी, क्योंकि वर्किंग प्रोग्रेस है, अभी माल पूरी तरीके से बनके तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। ये हो गया मटेरियल, ठीक है, ये हो गई वेजेस। अब बाकी के खर्चे भी लेने हम लोगों को। क्या क्या खर्चे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है मटीरियल वेजेस के बाद डेप्रीसिएशन, जो हमें लेना नहीं है। उसके बाद हमें क्या लेना है, उसने फिर सी, अब इनके हिसाब से ये बन गया डेप तो हमें लेना नहीं है, फिर भी लिख दो डेप, और यहां ले लो 0। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ओपनिंग WIP ऐड करेंगे और क्लोजिंग WIP, तो ऐड करेंगे ओपनिंग और लेस करेंगे। इसने क्यों नहीं करा? क्योंकि इसने WIP का डेटा ही नहीं लिया था, तो कहां से करता। अब हम तो WIP का डेटा ले रहे हैं, तो हम तो ढंग से ही बनाएंगे ना। तो ये ऐड होगा और ये लेस होगा। तो क्लोजिंग वाला कितना है? 16,350। तो COGS आएगा, कितना आएगा? हम इसमें एडमिन और सेलिंग ओवरहेड नहीं लेते हैं, किसमें? फिनिश गुड में। लेकिन हम जब डेटर की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम एडमिन ओवरहेड भी लेते हैं, सेलिंग भी लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट डेप्रीसिएशन नहीं लेते। किसमें? डेटर में। कैश कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो कर, क्या फॉलो करते हैं? COGS आ गया, बताओ कितना है? 146। अब फिनिश गुड जो आएगा वो इसका 10% आएगा। तो अब मैं यहाँ ले लेता हूँ फिनिश गुड COGS का 10%, 146,500 का 10%, ये आएगा 14,650। फिनिश गुड WIP मटीरियल, ये हो गया। अब क्या लेते हैं? डेटर, फिर लेंगे कैश और प्रीपेड एक्सपेंस। डेटर कैश कॉस्ट पे निकलेगा, तो इसमें सब कॉस्ट ले लूंगा मैं। अब इसमें भी क्या करूंगा मैं? ऐड करूंगा ओपनिंग फिनिश गुड और लेस करूंगा क्लोजिंग फिनिश गुड। तो ओपनिंग तो डैश कर दो और क्लोजिंग 14,650, ये हो गया। फिर हम ऐड करेंगे दूसरे खर्चे, जैसे एक दे रखे थे उसने, क्या क्या? एक तो ऊपर से चलना, सेल के बाद COGS था, मैंने ले लिया, GP था, फिर था एडमिन, सेलिंग और फिर प्रॉफिट आ गया था। तो एडमिन और सेलिंग के भी खर्चे हैं, तो वो सेल में लेंगे, क्योंकि सेल में तो सारे ही खर्चे लेते हैं। एडमिन एक्सपेंस और फिर लेंगे
सेलिंग एक्सपेंस कितने कितने आए हैं, एक 14,000 है और एक 13,000 है, एडमिन और सेलिंग। ठीक है, टोटल कर लो 158,850, ये आ गई टोटल कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स है लेकिन कौन सी वाली है, कैश वाली, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन शामिल। समझ गए बच्चों? अब मेरी तरफ देखो, हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल लेते थे और डेटर का 2 महीने का होता था तो 2/12, 1 महीने का होता है 1/12, 3 महीने का 3/12, ऐसे करते थे। लेकिन यहाँ पे जो हम सेल कर रहे हैं उसने बोला है 20% हम कैश में करते हैं और 80% हम क्रेडिट में करते हैं। तो बच्चों डेटर हमेशा क्रेडिट सेल के होते हैं, कैश सेल के नहीं होते। तो जब मैं सेल लेता तो क्रेडिट वाली लेता तो कॉस्ट भी तो टोटल के ऊपर लगी है, तो इसमें से मैं 80% ही कॉस्ट लूंगा, पूरी कॉस्ट, क्योंकि जो कॉस्ट लगी है वो टोटल सेल पे लगी है। तो उसमें से 20% तो सेल मैंने कैश में करी है, तो वो 20% कॉस्ट भी कैश पे लगी होगी, तो सिर्फ 80% ही क्रेडिट वाली सेल पे लगी है, तो 80% ही क्रेडिट सेल की कॉस्ट लेनी है। तो यहाँ पे जब हम डेटर लेंगे तो 158,850 का भी करेंगे 80% और अब मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने महीने की क्रेडिट देता है डेटर हमें, सप्लायर 1.5 महीने और डेटर के लिए बोला है 2 महीने, तो 2/12 21,180। क्लियर है? इसके बाद कैश हमें 8,000 का रखना है, कितना रखना है, और अब प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस 1 साल ले ले अपन, क्योंकि उसमें होता है सारे एक्सपेंस ही प्रीपेड है, तो मटेरियल तो है नहीं, वेजेस है, ये WIP लेते नहीं है, नहीं तो एडमिन है और सेलिंग है, तो सारे खर्चे ऐड कर लो। 66,250 प्लस 14 और प्लस 13 इंटू कितने महीने प्रीपेड होता है, 1 महीना, तो 1/12 7,771 7,000। ठीक है, ये हो गया 771 प्रीपेड एक्सपेंस हो गए। अब एडवांस टैक्स भी देते हैं हम, क्या देते हैं हम, अब एडवांस टैक्स कैसे देते हैं, अभी पढ़ा था हमने, 70% टैक्स हम एडवांस देते हैं और वो भी क्वार्टरली देते हैं। तो ऊपर P&L में देखो क्वेश्चन में टैक्स हमारा 10,000 का है, उसमें 70% हम एडवांस देते हैं, तो 10,000 का 70%, और एडवांस देते हैं हम क्वार्टरली, मतलब 3 महीने के लिए 3/12, तो कितना होगा 1750 इतनी जल्दी हो गया क्या तेरा टोटल, देख के करा होगा। इसका भी आ रहा है 85,801। ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे क्या, ठीक है, क्या, करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब करंट लायबिलिटी में बराबर से देखते चलना, लेस करेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, क्रेडिटर। अब मेरी बात सुनो 1 मिनट, क्रेडिटर जब हम लेते थे तो हम लोग क्या करते थे, अगर 1 लाख यूनिट बना रहे हैं तो 1 लाख यूनिट क्रेडिटर अगर 10 रुपये का तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते, मटीरियल अगर 10 रुपये का था। अब यहाँ पे भी हम लोग को मटीरियल लेना है और मंथ से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम यहाँ मटीरियल लेंगे तो ये जो मटीरियल है 96 ये कंज्यूम है, क्योंकि कॉस्ट शीट में आ रहा है। ठीक है, तो हमें तो टोटल परचेज चाहिए, क्रेडिटर किस पे लगते हैं, परचेज पे। हमने परचेज कितना किया होगा, जितना भी कंज्यूम वाला है वो तो लेंगे ही लेंगे, और उसमें क्या प्लस करेंगे, स्टॉक। ये स्टॉक ऑफ मटेरियल ही तो है, और क्या है, ये इतना मटेरियल हम अपने पास रखते हैं और इतना हमने कंज्यूम किया है, तो टोटल हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 96,600 प्लस 16,100 इंटू इसका मंथ कितना है 1.5, तो कितना आएगा 14088। अब एक छोटी सी चीज और सुन लो, जितने भी खर्चे थे ना हमारे सब प्रीपेड चल रहे हैं। वेजेस प्रीपेड था, एडमिन प्रीपेड था, सेलिंग प्रीपेड था, बीच में और कोई खर्चे हैं नहीं। मटेरियल का लिए क्रेडिटर होता है तो वो क्रेडिटर भी हमने ले लिया। अब टैक्स के अंदर इसने बोला था 10,000 का टैक्स है, उसमें से 70% हम एडवांस पे करते हैं।
तो बाकी का 30% हमने अभी तक पे नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया। 70% अगर प्रीपेड था तो 30% आउटस्टैंडिंग, तो वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, वो भी तो कभी ना कभी जमा कराना है। तो आउटस्टैंडिंग टैक्स को भी लो, वो कितना है 3000। तो हमारी टोटल करंट लाइबिलिटी आएगी, और टोटल करके इसको बी दे दो, 14 और 3 17,088। तो अब हमारी वर्किंग कैपिटल आएगी। क्या कहाँ है इसमें कोई पीरियड? अभी देख मेरी बात सुन, खर्चों के अंदर क्या होता है कि ये मैंने टोटल खर्चे लिए थे, तो वो 3 महीने के हिसाब से लिए या 1 महीने के हिसाब से लिए, है ना। अब यहाँ पे 10 में से 7 मैंने अगर प्रीपेड दिया तो 3000 तो पूरा ही बकाया है, तो 3000 पूरा ही देना है मेरे को। ये थोड़ी है कि 1 महीने बाद देना है, 2 महीने बाद देना है, तो मैं 1 महीने का लूँ, 700 लूँ, 500 लूँ, 3000 पूरे बकाया ही तो चल रहे हैं। वहाँ पे ये पूरी लेता था, उसमें से 1 महीने की बकाया चलती थी, ये तो ऑलरेडी बकाया वाली ही ले रहा हूँ, तो इसको क्या मन से करूँ? क्या ये बात समझा पा रहा हूँ मैं? अगर मैं यहाँ पे पूरे वेजेस लूँ फिर 1 मंथ से करूँ, तो इसका क्या मतलब निकला कि 1,20,000 का रेंट देता हूँ, 1 महीना बकाया चलता है, तो 1/12। अब जब मैं 1/12 करता हूँ तो 12,000 आता है, 10,000 आता है, तो वो 10,000 ही तो ले रहा हूँ मैं यहाँ पे सीधा, क्योंकि 10 में से 7 तो मैं एडवांस दे चुका हूँ, 3,000 मैंने दिए नहीं, तो अब 3,000 देने ही है मुझे, तो डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग वाला ही अमाउंट निकला है, तो 1/12 करने की जरूरत ही नहीं है। अब वर्किंग कैपिटल आएगी A माइनस बी, 85 में से 70, और इसमें कंटीजेंसी भी ऐड करने को बोला था। ऐड कितनी कंटीजेंसी है? कितनी? 10%। 6871 टोटल कर लेना, ये आ गई आपकी वर्किंग कैपिटल। कितनी? 75584, 75,584, 75,500। फोटो ले लो इसका जल्दी। MA लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, हम बना रहे हैं प्लास्टिक कंपोनेंट के, और हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर इस तरीके से है। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 12,000 यूनिट बनाने की है। कितनी यूनिट बनाने की है? एक तरीके से अपन इसको कॉस्टिंग में एनुअल कैपेसिटी भी बोलते हैं या प्लांट कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो हमारी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 12,000 यूनिट बनाने की। फुल कैपेसिटी पे अगर हम काम करें, किस पे काम करें? आगे मटेरियल हमारा 40 रुपये है, डायरेक्ट लेबर हमारी जो वेरिएबल वाली है वो 20 रुपये है, फिक्स्ड वाली 6 रुपये है, डेप्रीसिएशन हमारा 10 रुपये है। डेप्रीसिएशन फिक्स होता है वेरिएबल होता है? ठीक है, यूजुअली फिक्स होता है। ठीक है, पर यूनिट में दे रखा है डेप्रीसिएशन, ठीक है, लेकिन ये है फिक्स्ड, ठीक है, क्योंकि डेप्रीसिएशन यूजुअली क्या होते हैं? फिक्स्ड ही होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव भी फिक्स्ड वाले दे रखे हैं, 4 80 रुपये हो गए टोटल। हमारी सेलिंग प्राइस 96 आती है और सेलिंग एक्सपेंस 5 आते हैं, उसमें भी 80% क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब इन द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, पहले 2 साल जो हमने काम किया, तो हमने कितना कम काम किया कि हमारा पहले साल में प्रोडक्शन हुआ सिर्फ 6,000 यूनिट का और दूसरे साल में हुआ सिर्फ 9 का। मतलब हम अपनी रिक्वायर्ड कैपेसिटी तक तो दोनों साल में अभी नहीं पहुंच पाए हैं। पहला साल था हमारा तो कम ही काम किया, 6 यूनिट बनाई, दूसरे साल में थोड़ा सा बढ़ा के 9 बना दी, लेकिन हमारा जो एनुअल कैपेसिटी वो कितना है? हमारी क्षमता कितनी है? 12,000 है। 1 मिनट पॉज कर दो बेटा। हेलो, नेक्स्ट। हाँ भैया, ये क्वेश्चन तुम लोग देखकर अभी तक जितना पढ़ाया तुम्हें और कुछ ना बोलूँ मैं, ये कॉस्ट का क्वेश्चन लग रहा है पूरा। मटेरियल है, वेजेस इतनी है, ओवरहेड इतने हैं, कॉस्ट में भी ये लग रहा है तुम्हें कॉस्ट शीट का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन लग रहा है ये? कॉस्ट शीट का। अब टू असेस द वर्किंग कैपिटल, हम लोगों को वर्किंग कैपिटल निकालनी है। अब ये वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन लग रहा है, कितना मटेरियल कितने महीने रहता है हमारा? 2.25। WIP नील है, पाप कटा। डेटर 1 मंथ ऑफ एवरेज सेल्स है। अब इस बार इसने सेल्स पे डेटर बोले हैं, एवरेज सेल बोला है, मतलब तो अपन क्या करें, इसको कैश कॉस्ट पे ही चलने दे या सेल बोला है तो सेल पे निकाले?
क्योंकि अभी तक तो ये बोल देता था डेटर 1 मंथ, ठीक है, 2 मंथ, 3 मंथ, अभी ये बोल रहा है एवरेज सेल्स, तो सेल्स के हिसाब से लो तो या तो पूरी सेल लो, नहीं तो क्वेश्चनों में तो अपन ने कैश कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो किया है, तो इसको किस पे करें, कैश कॉस्ट पे। यहाँ पे तुम तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो, दोनों में नंबर मिलेंगे तुम्हें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैश कॉस्ट कंसेप्ट यूजुअली एक्सेप्टेड है, लेकिन क्वेश्चन में सेल क्योंकि बोला गया है तो सेल पे भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। देखो आगे, कैश बैलेंस 10,000 है, क्रेडिटर फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल, मटेरियल 1 महीने की सप्लाई के हिसाब से है, और एक्सपेंस सारे के सारे 1 महीने ड्यू चलते हैं, क्या चलते हैं, 1 मंथ एवरेज ऑफ ऑल एक्सपेंस ड्यूरिंग द क्रेडिटर बोला है मतलब आउटस्टैंडिंग है, ड्यू चलते हैं, क्या चलते हैं, ड्यू चलते हैं। प्रिपेयर, आपको बनाना है प्रोजेक्टेड P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है आपको, क्या बनाना है, वो कॉस्टिंग वाला, कॉस्टिंग P&L बनाना है, इसमें क्या बनाना है तुम्हें, कॉस्टिंग P&L, वही बोलते हैं ना उसको, कॉस्ट शीट बनती है जिसमें सेल आती है पहले, फिर सारे खर्चे लेते हैं, फिर सेल में से सारे खर्चे माइनस करते हैं, तो क्या आता है, ठीक है, दूसरा होता है, मेरे को पता नहीं है क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तुम लोग किस में बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ P&L, अकाउंट्स में बनाते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L किस में बनाते हो आप लोग, अकाउंट्स में बनाते हो। ये बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है, और उसमें भी टैक्सेशन को इग्नोर करना है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L तो अकाउंट्स का है, लेकिन अपन लोग FM में कभी भी अकाउंट्स वाला कुछ भी नहीं बनाते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे अपना जो चलता है वो कौन सा चलता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT, वो, ठीक है। और यहाँ पे P&L जो बनाएगा वो मटेरियल, लेबर और इस तरह का डेटा दे रखा है, तो हम लोग ये कौन से तरीके से बनाएंगे उसको, कॉस्टिंग वाला, कॉस्ट शीट वाले तरीके से। तो उसको क्या बोलते हो तुम, यही तो पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। कॉस्ट शीट में सुनो, तुम कॉस्ट शीट में तुम सिर्फ कॉस्ट लेते हो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वो तो मुझे भी पता ही होगा, ठीक है। कॉस्ट शीट नहीं बोल रहा हूं मैं, कॉस्ट शीट से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा, सेल भी लेनी पड़ेगी ना फिर उसमें, और सेल में से सारे कॉस्ट हटाने पड़ेंगे। तेरी ऐसी कैसी बोलते हैं, कॉस्टिंग P&L किसको बोलते हैं फिर, वो अकाउंट होता है, डेबिट क्रेडिट होती है उसमें, ठीक है। कॉस्ट शीट में लास्ट में सेल ले लो, अरे क्यों खा रहा है यार, पढ़ना। चलो अब पहला पॉइंट हमारे कोर्स का नहीं है, मतलब हो सकता है आए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन दूसरा जो है हमारे काम का है, क्या, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वो हम लोग जब कॉस्ट शीट बनाएंगे, सुनो इधर, तो मटेरियल लेंगे, वेजेस लेंगे, ओवरहेड लेंगे, सब कुछ लेंगे, तो उसी से फिर हम लोगों को स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, स्टॉक WIP तो है नहीं, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो सब उसी से पता चलेंगे। तो पहले हम लोगों को पूरा कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डेटर आए तो एक बार चेक करना कि डेटर हम लोगों को कैसे लेना है, क्योंकि एवरेज सेल लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी चीज़ को पहले सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। फिफ्थ, मटेरियल 40 रुपए है, लेबर आपका 20 रुपए है, ठीक है। दो साल का बनाना है हमें। पहले साल में ईयर 1 में हमारा 6000 का प्रोडक्शन था, ईयर 1 में हमारा प्रोडक्शन कितना था, 6000 यूनिट का, लेकिन हमारी सेल्स कितनी थी, 5000 यूनिट की। तो उस हिसाब से हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, 1000 यूनिट का, है ना। और अगले साल में अगर अपन चले तो अगले साल में हमारा सेल हुई थी कितनी, प्रोडक्शन हुआ था 9000 का, लेकिन 1000 हमारी पहले की बची हुई थी। तो अगर मैं ओपनिंग स्टॉक लूँ तो कितना था, 1000, और प्रोडक्शन हुआ था कितने का, 9000 का, और हमारी सेल हुई थी कितने की, 8500। तो उस हिसाब से हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था, 1500 का। कितना आया था, 1500 का। ये ईयर 1 और ईयर 2। क्योंकि इन्होंने पहली लाइन में लिखा था कमेंसिंग प्रोजेक्ट, तो इनका ओपनिंग स्टॉक 0 लिया है, ठीक है। तो इधर वाले साल में इनका कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं था। फिर जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है वो अगले साल, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल ओपनिंग में जाएगा, बेसिक है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों को P&L बनाना है
तो मैं सेल ले रहा हूँ। कॉस्ट शीट बोलता तो मैं सिर्फ कॉस्ट शीट की आइटम लेता। P&L बोल रहा है तो प्रॉफिट निकालने के लिए तो सेल चाहिए, तो पहले मैं क्या ले रहा हूँ, सेल ले रहा हूँ। फिर पूरी कॉस्ट शीट बना दूंगा, इसको A दे दूंगा और A माइनस B करके प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। सेल देखो कितनी है, सेल है हमारी 5000 और 8500 और सेलिंग प्राइस है हमारी कितनी 96। तो 5000 को 96 से करो 4 लाख और इधर 8,16,000। ब्रैकेट में लिख देता हूँ 5000 इंटू 96 और 8500 इंटू 96। ठीक है, ये ए हो गया। ये 2 लाइन खींच दो। ठीक है, अब मैं लूँगा सारी कॉस्ट। पहले ले रहा हूँ मटेरियल। कितना है मटेरियल, 40 रुपये। बेटा बच्चों मटेरियल प्रोडक्शन के हिसाब से लगेगा, जितनी यूनिट में बनाऊंगा। तो 6000 यूनिट पे 40 रुपये लगेंगे। 3,09,000 इंटू 40। नेक्स्ट मटेरियल के बाद क्या है, लेबर। वेरिएबल है फिक्स्ड है, वेरिएबल। ठीक है, तो कितनी आएगी 6000 इंटू 20, इधर 180। 9000 इंटू 20। अब मटेरियल लेबर के बाद फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। कौन से बच्चों, फिक्स एक्सपेंस नाम ही फिक्स्ड है, तो प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं लगते, ये टोटल कैपेसिटी के हिसाब से लगते हैं। तो आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी है 12,000 और कितने खर्चे हैं 6 रुपये। 12,000 इंटू 6। फिर इधर वही लगेंगे 70, फिक्स एक्सपेंस सेम रहेंगे। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन, इसको भी फिक्स मान रहा हूं अभी मैं, क्योंकि यूजुअली ये फिक्स्ड ही होते हैं। तो ये भी लगेंगे कितने 12,000 इंटू 10, तो 1 लाख। तो यहाँ भी लगेंगे 1,20,000। ये डेप हो गया। ठीक है, अब फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस, ये भी फिक्स्ड है। फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस कितने 12,000 इंटू 4। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हाँ, ये नॉर्मल तरीके से अपन लोग सारी कॉस्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें नीचे बोला गया है कि WIP का तो 0 है, लेकिन मटेरियल का स्टॉक कितना है 2.25%। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा अभी। ठीक है, कहाँ पे होता है वो एडजस्टमेंट, मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमने पूरा मटेरियल ही ले लिया, अब मटेरियल कंज्यूम निकालना है। ठीक है, बोर्ड है नहीं। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक निकाला था। ठीक है, ये हो गया पूरा। ठीक है, अभी हम लोगों को फिनिश गुड का भी निकालना है, तो फिनिश गुड के लिए भी नीचे, फिनिश गुड में तो सारी कॉस्ट लेनी पड़ेगी, लेकिन मटेरियल कंज्यूम लेना पड़ेगा। मटेरियल कंज्यूम यहाँ आता है बीच में। ठीक है, कहाँ आता है, यहाँ ले लो, अब नीचे ही ले लो, फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऐड लेस ही तो करना है। ठीक है, तो ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल और लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। पानी दे दो बेटा 1 मिनट। पॉज कर दे। सही है, सही है। सॉरी 6,000 आप लोगों ने पूरा के पूरा मटेरियल ही तो ले लिया यहाँ पे, जितना भी हमने बनाया है। आप क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर, ओपनिंग स्टॉक
लेस करते क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते ना, तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड तब करता ना जब मैं 5000 यूनिट लेता सेल की। मैं तो पूरी 6000 यूनिट ही ले रहा हूँ ना, तो 6000 यूनिट लेने में मेरे को कुछ थोड़ी करना पड़ेगा। हाँ एक मिनट 2.25 करो तो 6000 का, स्टॉक ऑफ मटेरियल। 2.25 करना है ना? हाँ 2.25/12 करो ना। मैं तो सही करता हूँ, आप एक नहीं कह रहा है कि तुम सही। 6000 इंटू 2.25 डिवाइड बाई 12, 1125। ये भी नहीं ले रहा है मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम तो ले ही नहीं रहे, फिनिश गुड को तो लेगा ही नीचे, ओपनिंग ऐड करेगा क्लोजिंग में। प्रोडक्शन जितना करते हो उतना ही तो कंज्यूम हो गया ना, तो ये कंज्यूम भी ये जो बोल रही है ना वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही है कि अपन लोग अभी तक जो क्वेश्चन करते थे, तो अगर मान ले तूने 6000 यूनिट बनाई है तो उसमें जो मटेरियल तेरा बच गया, मतलब जो तू स्टॉक मेंटेन करता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो वाला भी तो मटेरियल आना चाहिए, यही बोल रही है ना तू। तुम लोग ये उस हिसाब से चल रहे हो, कॉस्टिंग में जैसे बनता है उस हिसाब से ये सही चल रहा है, ठीक है। क्या कि वो पूनम से नहीं जीतोगे दोनों यार। 2 मिनट चुप रहे यार। कंज्यूम, हाँ कर दे भाई, कर दे, पॉज कर दे। सर अब दिल्ली से क्या ले लूँ? हाँ भाई सुन लो एक मिनट, 6000 यूनिट है, ठीक है। जो माल हमने बनाया कंज्यूम किया है वही 6000 यूनिट है। अब जब हम लोग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लेंगे तो हम लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ रह जाएगा इसमें से। तो वो कह रहा है हमें कि 2 महीने का बचा हुआ रह जाता है, तो हम 6000 इंटू 2/12 कर लेंगे कि 2 महीने का बचा हुआ रह जाएगा, 1 महीने का। लेकिन जो भी 1 महीने 2 महीने का बचा हुआ रह जाएगा वो इस 6000 में तो शामिल है। तो हमने जितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो पूरा इसमें ले लिया, वेजेस पूरी ले ली, ओवरहेड ले लिए, फिक्स एक्सपेंस ले लिए, ठीक है। और क्या क्या गिवन है? आगे आते हैं आपके डेप्रीसिएशन के बाद एडमिन। एडमिन भी ले लिए ना हमने, फिक्स एडमिन, ठीक है। एडमिन तुम लोग बाद में लोगे, पहले तो सीओजीएस निकलेगा, पहले सीओजीएस निकलेगा, ठीक है। कितना आएगा? पाँच लाख और इधर 732। हाँ हाँ बेटा, हाँ होगा ना, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा, सब कुछ होगा। तो इसको क्या बोलते हो तुम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP। ओपनिंग और लेस क्लोजिंग, ठीक है। ओपनिंग तो इसमें है ही नहीं, क्लोजिंग ये 552 है आपका, 552 डिवाइड बाय आपकी यूनिट कितनी है 6000 और इनटू करो आपका क्लोजिंग स्टॉक 1000 का है। भाई मेरी बात सुनो, COGS निकालने के पहले तुम एडमिन और सेलिंग दोनों नहीं लेते ना कॉस्ट में?
श्योर हो ना तुम? ठीक है, प्रोडक्शन वाला होता है तो लेते हो, कुछ गिवन ना हो तो क्या मानते हो कि जनरल होगा, ठीक है, बाद में लोगे। एक बार देख लो इसने कैसे लिया है, पहले लिया है इसने प्रोडक्शन वाले ने प्रोडक्शन का मान। तुम्हारा जनरल रूल क्या है कि अगर कुछ ना गिवन हो तो एडमिन कौन से वाले होते हैं? नीचे ही आते हैं, ठीक है। अब इसका जनरल रूल कहाँ से ढूंढ के लाए? पर यूनिट पे निकाल रहे हैं प्रोडक्शन के हिसाब से, तो इसलिए प्रोडक्शन वाला माना जाएगा। सही है, मतलब वो आया अमेंडमेंट आया तब देखो बना। अभी मैं इसको एडमिन इधर ऊपर लाके चल रहा हूँ। तुम लोगों को जो रूल वहाँ कॉस्टिंग में पढ़ाया गया है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ अजम्पशन डाल के आना कि हम लोगों ने ये माना है कि एडमिन एक्सपेंस जनरल है, प्रोडक्शन है सॉरी, तो हमने ऊपर लिए हैं। अगर हम इसको जनरल माने तो नीचे सेलिंग ओवरहेड के अंदर, मतलब सेलिंग के साथ लेंगे सीओजीएस की कैलकुलेशन के बाद। तुम ये लिख के आना, ठीक है। मतलब इससे मुझे कोई इतनी उम्मीद नहीं है कि इसने नोट वोट कुछ डाला होगा, ठीक है, डायरेक्ट ही लिया होगा। लेकिन तुम लोग इसको एग्जाम में अगर डायरेक्ट लो तो नोट डाल के आना जो तुमने कॉस्टिंग में पढ़ा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो ऊपर लेंगे, ठीक है। अब देखो, जब ये बोथ ग्रुप का केस दोनों एक ही सब्जेक्ट एक ही ग्रुप में आ गया, कॉस्टिंग और एफएम, तो ये लोग 100% मॉड्यूल को अमेंड करके दोनों जगह पे पैरेलल बैठाएंगे इसको अब, ठीक है, क्योंकि अब तो फिक्स ही है कि कॉस्टिंग एफएम दोनों इसी ग्रुप में आ गए, ठीक है। तो जो बच्चा जो भी पढ़ रहा होगा वो एक ग्रुप भी दे रहा होगा तो वो उसी टाइम पे कॉस्टिंग और एफएम दोनों पढ़ेगा। तो वो जब उसी टाइम पे पढ़ेगा तो उसको तो ये लोग सही करेंगे ही करेंगे कि जो चीज़ यहाँ चल रही है वही यहाँ चले, जो चीज़ यहाँ चल रही है वही वहाँ चले, और ना भी चले तो कम से कम वो उसका नोट तो डालेगा, क्लैरिफिकेशन तो देगा 100% कि भैया ये चीज़ यहाँ ऐड होती है कि नहीं होती। इसीलिए मैं तुम लोगों से पहले पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों ने वहाँ पे क्या करा है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉस्ट शीट का है। वर्किंग कैपिटल तो अब उधर स्टार्ट होगा, वर्किंग कैपिटल का तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है, पूरी ये कॉस्ट शीट ही बन रही है जो तुमने वहाँ बनाई है, ठीक है। तो एडमिन ओवरहेड अभी इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ये मानकर कि ये प्रोडक्शन से लिंक्ड है, जनरल वाले नहीं है। 4 रुपए के खर्चे हैं, 12,000 को 4 से करो कितने आएंगे? 48,000। फिर उधर फिक्स्ड ही है तो इधर भी कितने आएंगे? 48,000, ठीक है। अब ऐड होगा ओपनिंग, फिनिश गुड और लेस होंगे, यहाँ पे टोटल आएगा ही नहीं। अब क्या हो गया यार, क्या नहीं लिया इसने? सही लिया है ना? लिया है ना, इसको ऐड ही किया है ना? तुम्हारी देख ही लिया तो है, और नीचे प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से ही लिया है। अभी तो इसमें ये एक बम और फोड़ेगा। सेलिंग ओवरहेड जो होते हैं, सेलिंग ओवरहेड अगर वो वेरिएबल हो तो यूनिट के हिसाब से चलते हैं, फिक्स्ड होते हैं तो टोटलिटी पे चलते हैं। तो अगर फिक्स्ड को पर यूनिट पे दे रखा होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हो वहां पे? अभी मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरे सेलिंग ओवरहेड इसमें दे रखे हैं ना, सेलिंग ओवरहेड कितने दे रखे हैं? सेलिंग ओवरहेड 5 रुपए, उसमें से 80% वेरिएबल है, मतलब 4 रुपए वेरिएबल है, और 20% फिक्स्ड है, तो ये 1 रुपए का फिक्स्ड है। तो ये 1 रुपए को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 से ही करोगे, सेल की यूनिट से नहीं करते हो। उधर भी पक्का है ना? लेकिन नाम इसको दिया गया है, ये सेलिंग ओवरहेड है। एक एक करके बोलो। योगेश चांडक बहुत दिन बाद बोल रहा है कुछ। हाँ बोल। मतलब कैपेसिटी के हिसाब से ही चलेगा, मैं 12,000 बनाता हूं, मैं 12,000 तो मैं तो सेलिंग ओवरहेड प्रोडक्शन की कैपेसिटी के हिसाब से चलेगा। 12 बनाऊंगा तो 12 ही बेच पाऊंगा ना। अच्छा, अरे तुम तो वहाँ 12 के हिसाब से चलते हो ना, आपको चेन नहीं है ना, बस तो फिर यहाँ भी वही है। मुझे तो लगा तुम लोग वहाँ पे शायद सेलिंग के हिसाब से चलते हो, क्योंकि है ये कौन से वाले? सेलिंग के है, ठीक है। ये अभी भी कंफ्यूजन में ही है, सेलिंग ये तो उसके हिसाब से तो सेल के हिसाब से चलने चाहिए, है ना? तो फिर वहाँ पे इतने टाइम से तुमने पूछा नहीं कभी? प्रोडक्शन के हिसाब से होते ही नहीं थे।
अरे आया होगा, मेरे को याद है आया ही होगा, 100% आया होगा। अच्छा तुम्हें वहाँ पे कभी भी सेलिंग ओवरहेड ऐसे बाइफरकेशन के हिसाब से नहीं आया या तो पूरे वेरिएबल या पूरे फिक्स आए हैं ना, और हमेशा प्रोडक्शन से ही चले हो। चलो ठीक है, जितने भी खर्चे आप लोग प्रोडक्शन के हिसाब से चल रहे हो ना वो सब सही है, लेकिन सेलिंग के खर्चे प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है, कायदे से। तुम अगर उसकी नेचर देखोगे तो अगर आज मान लो मैं कोई फिक्स खर्चे कर रहा हूँ सेलिंग के ऊपर, ठीक है, तो वो सेल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। मेरे बजटेड प्रोडक्शन से क्या मतलब है, कितना भी मेरा बजटेड प्रोडक्शन हो, सेल ही मेरी कम हो रही है तो वो खर्चे तो सेल के हिसाब से ही अलोकेट होंगे। ये रेटें कैसे निकलती है, सेल के हिसाब से अलोकेट होकर ही तो निकली होंगी। तो फिर मैं रेट को वापस से सेल से ही मल्टीप्लाई करके टोटलिटी पे आऊंगा ना, या प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके टोटलिटी पे आऊंगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ये देखिए ना कि नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो 12,000 के हिसाब से रखी है। अबे लेकिन वो लाइन के नीचे दे रखे हैं सेलिंग ओवरहेड, मतलब है तो जो डब्बा बना हुआ है बेटा। अच्छा तो फिर ऊपर डब्बे में ही दे देता ना वो सारी चीज़ें। उसने सेलिंग के लिए नीचे बोला है अलग से कि सेलिंग प्राइस इतनी है और सेलिंग एक्सपेंस 5 रुपये है। तुझे नीचे बोला, ऊपर बोला है फॉलोइंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आर सर्टेन फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 12,000 विच इज द फुल कैपेसिटी। ठीक है, कि ये जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो 12,000 के हिसाब से दे रखी है, विच इज योर फुल कैपेसिटी, जो आपकी फुल कैपेसिटी है। खत्म। सर आप सेल ले भी लेते तो कौन सी ईयर की लेते? सेल अगर ले भी लेते तो कौन सी ईयर की लेते आप? उसी साल की लेता और अगले साल में उस साल की लेता। यार समय चेंज होते हैं लेकिन उसकी नेचर के अंदर ही ऐसा है ना, वो लगे तो सेल के ऊपर होंगे ना। और वैसे भी फिक्स्ड ओवरहेड है ना, ईयर टू ईयर तो चेंज हो सकते हैं, उसी साल में चेंज नहीं होते। तुमने अगर पढ़ा हो तो कॉस्ट इकोनॉमिक्स में भी यही पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि फिक्स कॉस्ट वो होती है जो एक प्रोडक्शन साइकिल में चेंज नहीं होती, अगली प्रोडक्शन साइकिल में तो वो भी चेंज हो सकती है। मेरा रेंट पिछले साल 40 था तो जिंदगी भर 40 ही रहेगा क्या? फिक्स कॉस्ट है, चेंज ही नहीं होती। बढ़ेगा तो सही, अगले साल बढ़ेगा, उसके अगले साल बढ़ेगा, उस प्रोडक्शन साइकिल में चेंज नहीं होता, अगली बार में तो चेंज हो जाता है। चलो खैर छोड़ो, बहुत लंबा हो गया है। अब देखो ओपनिंग फिनिश गुड ऐड करो और क्लोजिंग फिनिश गुड क्या करो, लेस करो। टोटल करो इनका। एडमिन ओवरहेड कितने आए थे तुम्हारे? 48, और इधर भी कितने आए थे? 48। टोटल कितना आएगा इधर? 7,80,000। अब 2 मिनट इधर देखना, 6 लाख डिवाइड बाय आपकी यूनिट से कितनी? 6,000, और आपका क्लोजिंग स्टॉक है 1,000, तो कितना आएगा? 1 लाख। ये लेस होगा, ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, और ये उधर जाके ओपनिंग बन जाएगा 1 लाख, उधर का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इन दोनों को प्लस करो, 780, और ये होगा कितना? 880। इस बार प्रोडक्शन किया है 9,000 का, और इस बार की क्लोजिंग स्टॉक है 1500 यूनिट्स। क्यों? ओपनिंग ऐड होगा ना। अरे सुनो, ये 780 है, 1 लाख पिछले साल का क्लोजिंग ओपनिंग में ऐड हुआ। मैं यहाँ नंबर ऑफ यूनिट भी तो पूरी वही ले रहा हूँ 9,000, और क्लोजिंग स्टॉक में 1500 ही ले रहा हूँ ना। सर क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्शन ऑफ 5,000 लगा है, उसके बेसिस पे निकलता है, ओपनिंग क्लोजिंग के बेसिस पे नहीं निकलता। कॉस्ट जो इस साल आपने की प्रोडक्शन आपने नॉइज तो लिया, प्रोडक्शन नीचे नॉइज तो लिया आपने, जो प्रोडक्शन के ऊपर 780 तो लोकेशन ये ऐड नहीं होगा 1 लाख, तो क्या ऐड होगा? अबे तुम पागल हो गया, कर तो रखा है इसने 1 लाख ऐड। ये तो बुला लो आप लोगों को ये 6 लाख यूनिट सॉरी, जो यहाँ पे आप लोगों ने 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक निकाला है, ये इस साल का क्लोजिंग और अगले साल का क्या बन गया? ओपनिंग। ये आप लोग कॉस्ट में नहीं भी करते होंगे, ठीक है। तो जैसे अभी सर ने बोला कि वो ये मान के चलता होगा कि हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉलो करते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉलो करते हैं मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास पहले से माल था और जो अभी का माल आया है, हम लोग दोनों की कॉस्ट को एवरेज लेके चलते हैं, वो अगर पहले नहीं बिका होगा तो, ठीक है। और अगर हम फीफो फॉलो करें
तो फीफो के हिसाब से हम ये मानते हैं कि ये 1000 यूनिट जो पिछले साल की बची हुई है वो पहले बिक गई होगी, तो ये जो कॉस्ट है ये इस साल के प्रोडक्शन के ऊपर ही लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं बिकी है और ये पहले बिकेगी, इसका भी कोई आश्वासन नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये जो पहले बनी है वही पहले बिके, ठीक है। तो हम वेटेड एवरेज से भी दोनों को निकाल सकते हैं। अब तुम देखोगे ना, तुम इसको कॉस्टिंग से कंपेयर करोगे तो शायद हो सकता है तुम कंफ्यूजन हो, बाकी इसको और इसको साथ में लेकर डिवाइड बाय 10,000 यूनिट करने में कुछ गलत नहीं है। ये जितनी भी कॉस्ट लगी थी ये 9,000 यूनिट पे लगी थी जो इस साल प्रोड्यूस हुई। ये जो यूनिट थी 1 लाख पे ही मैंने इसको पिछले साल वैल्यू कर रखा है, उसी 1 लाख को मैंने इधर कैरी फॉरवर्ड किया है, तो वो 1 लाख यूनिट ही सेम आई। वो 1 लाख यूनिट, 1 लाख रुपए 1,000 यूनिट पे लगे थे, तो वो 1,000 यूनिट पे लगे 1 लाख रुपए, 9,000 यूनिट पे लगे 7,80,000 रुपए। अब 780 और 1 लाख जोड़कर हो गए 880। 880 के ऊपर मेरी यूनिट बनके तैयार हुई, एक पहले की 9 अभी की 10,000। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो जो 1,000 थी और वो 1 लाख थी, पर यूनिट पे निकालूंगा तो कुछ आएगा, और 780 को 9,000 से डिवाइड करूंगा और पर यूनिट पे निकालूंगा तो कुछ और आएगा, तो कॉस्ट का पूरा कैलकुलेशन चेंज हो गया। लेकिन जब दोनों को प्लस किया तो ऑन एन एवरेज एक कॉस्ट निकलकर तैयार हो गई कि ये एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। तो वो कब फिट बैठेगा, जब हम लोग ये माने कि हम लोग वेटेड एवरेज फॉलो करते हैं। और हम फीफो फॉलो करते हैं तो पहले वाली यूनिट तो पहले बिक गई होगी, तो वो लोग की कॉस्ट हम अलग लेंगे, और जो इस साल बनी है उसकी कॉस्ट हम अलग लेंगे, ठीक है। फिर बोल देता हूं, ये 780 की जो कॉस्ट लगी है ये 9,000 यूनिट बनाने पे लगी है। 1 लाख की जो कॉस्ट लगी है वो 1,000 यूनिट बनाने पे लगी है। 1,000 यूनिट बनाने पे लगे हैं 1 लाख रुपए, 9,000 यूनिट बनाने पे लगे हैं 780, टोटल यूनिट बनी है 10,000, टोटल कॉस्ट लगी है 880। एवरेज करते ही एक वेटेड एवरेज निकल गया कि जो 1,000 और 9,000 है दोनों मिक्स करके उनकी जो एवरेज कॉस्ट लगी है वो 88 रुपीज लगी है। जबकि देखा जाए 780 को 9,000 से करो तो 1 मिनट डिवाइड, 780 डिवाइड बाय 9,000 86.6, तो 86.666 ये, और इधर लगी तुम्हारी 10 रुपए, 1 लाख डिवाइड बाय 1000, ठीक है, अरे 100 रुपए, सॉरी, इधर 100 रुपए और इधर 86.666, और एवरेज निकाला तो सबकी मिल मिला के कितनी लग रही है 88, कितनी लग रही है 88, तो वो एवरेज कॉस्टिंग का फर्क आ गया बस, ठीक है। इनटू करो 1500 से, तो क्लोजिंग स्टॉक आया तुम्हारा 1,32,000। ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा, ये क्लोजिंग इसका है और ये क्लोजिंग इसका है, ठीक है। ऐड लेस कर लो और फटाफट बताओ मुझे। 5 लाख 7,48,000 यहाँ बना रहा हूँ बाकी का। ये निकल गई तुम्हारी क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। $7,48,000। अब ऐड करेंगे इसमें सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग भी 2 है, एक वेरिएबल वाले हैं और एक फिक्स्ड वाले हैं, ठीक है। अब देखो इधर, ये सेलिंग ओवरहेड है मेरे, वो कितने हैं 5 रुपए के, उसमें से 80% वेरिएबल है और 20% फिक्स्ड है, तो 1 रुपया फिक्स्ड है और 4 रुपए ये वेरिएबल है और ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो ऐड करेंगे इसमें सेलिंग ओवरहेड 4 रुपए इनटू कितनी यूनिट बनाई है मैंने, बेची है, सॉरी, सेल पे लगेंगे 5,000, ठीक है, तो कितने आएंगे 20,000, और यहाँ पे बेची है मैंने 8,500 यूनिट, तो 8.5 को 4 से करो 34,000। बंद हो गई क्या? अब लेंगे हम लोग सेलिंग ओवरहेड, कौन से वाले, फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। ये 1 रुपए के हैं और ये प्रोड्यूस कैपेसिटी के ऊपर लेगा तो 12,000, ठीक है, बजटेड के ऊपर ले रहे हैं तो, ठीक है। हालांकि नाम इसका सेलिंग ओवरहेड है, ठीक है, ये सेलिंग यूनिट पे भी लिए जा सकते थे, ठीक है, लेकिन ये मानता है कि जितने भी खर्चों की अपन बजटिंग करते हैं, 1 मिनट और, मैं वो थोड़ी पता था तेरी क्लास है, मेरे को एक बार बता देता है तो बहुत डाउट वाउट बहुत लंबे हो गए, मेरे को पता ही नहीं था तेरी क्लास है।
सेलिंग वेरिएबल ओवरहेड और सेलिंग के फिक्स्ड ओवरहेड प्लस कर लो इनको। या तू याद दिलाया करना, तुम्हारी कभी क्लास सुबह लग जाती है, कभी मेरे बाद लगती है, तो मेरे को बताता ना एक बार। कितने ये 532 794। इसको कंपेयर कर लेना तुम सेल से, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट। ठीक है, 480 की सेल थी और 532 तो लॉस आएगा। ये कितने का 52,000 का क्या आएगा लॉस आएगा। यहाँ सेल 816 है और यहाँ 794 है, 22,000 का प्रॉफिट है, खत्म। ठीक है, ये तो कॉस्टिंग पड़ी है। अब एफएम, ठीक है, क्योंकि निकालना क्या है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ, सुनते जाना, करके लाना। ठीक है, क्वेश्चन निकालो और क्वेश्चन में सबके मंथ वन देखो कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक है 2.5 महीने के कंजम्पशन पे, तो जो भी तुम्हारा मटेरियल है ये रहा इंटू 2.25 अपॉन 12, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। WIP लेना कितना 0, क्वेश्चन खोल के रखना। फिर डेटर, फिनिश गुड भी नहीं है इसमें, क्यों होंगे, ये रहे ना, ये रहे फिनिश गुड, यही लेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये रहा 1 लाख और 1,32,000 निकाले तो है, इसी तरीके से लेंगे, अलग से कौन से निकालेंगे। ठीक है, यही वाले तो है, ये क्या है फिनिश गुड ही तो है, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल महीने से आ जाएगा, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एक्चुअल आ जाएगा, स्टॉक ऑफ WIP है नहीं। अब क्या बचा डेटर। डेटर में दो चीजें हैं, कैश कॉस्ट पे भी ले सकते हो, सेल पे भी ले सकते हो। अगर सेल पे लोगे तो ये मरी सेल, इसके ऊपर इंटू कितने महीने हैं 1/12 कर देना, और कैश कॉस्ट पे लोगे तो कैश कॉस्ट के ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैश कॉस्ट में लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसी चक्कर में इसने सेल बोला होगा शायद। ठीक है, हाँ, इंक्लूडिंग प्रॉफिट भी लिया है, तो आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल पे लेना कि ऑलरेडी इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्यों मगजमारी करें। कैश बैलेंस एक्चुअल ले लेना, क्रेडिटर फॉर सप्लायर परचेज पे लेंगे, तो यहाँ पे आप जो मटेरियल लोगे ये परचेज नहीं है, इसमें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो आपका निकले वो भी ऐड करना, तो आपकी परचेज आ जाएगी। और वो परचेज के ऊपर कितने महीने का लेना है, 1 महीने का, तो 1/12 कर लेना। और बाकी जितने भी खर्चे हैं यहाँ XYZ सारे खर्चों को ऐड करना और 1/12 कर लेना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएंगे। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करना, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। एक बार करके लेकर आना इसको। ठीक है।